नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिंसिपल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है पीटी स्पेशल सीरीज़ हम काफ़ी लंबे समय से इस पे काम कर रहे हैं और इस पर हमने एंशिएंट हिस्ट्री के लगभग सभी चैप्टर्स को कई सेशंस में कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो से अब मैं एक नया इनिशिएटिव लूँगा और यहाँ से हम विशेष रूप से स्टेट पीसीएस के एग्ज़ामिनेशन जो आपको इसी महीने और आने वाले कुछ महीनों में दिखाई भी पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको 14th मई में यूपी पीसीएस का एग्ज़ामिनेशन, उसके बाद आपको 28th मई को आपको देखने को मिलेगा यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन, फिर आने वाले समय में यूजीसी नेट का हिस्ट्री का पेपर भी आएगा। इसी के साथ-साथ बिहार का प्रीलिम्स भी बहुत नज़दीक है। तो ऐसे में स्टेट पीसीएस और अदर वनडे एग्ज़ाम्स को भी हम ध्यान में रखेंगे और आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ को शुरू करेंगे जिसमें हमारा मेन फ़ोकस रहेगा पीवाईक्यूज़ पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। हालाँकि पीटी स्पेशल के अन्य वीडियो में भी इससे पहले हमने कई पीवाईक्यू लगाए हैं, लेकिन फिर भी उनका मेन जो फ़ोकस रहता था वो मेनली आपका यूपीएससी पर रहता था। जबकि यहाँ से जो हमारा फ़ोकस रहेगा वो स्टेट पीसीएस पर ज़्यादा रहेगा और हम कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस को ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। चूँकि आज इसका पीवाईक्यू का पहला सेशन है, पहला वीडियो है, तो हम एंशिएंट हिस्ट्री से ही चीज़ों को शुरू करेंगे और वहाँ पर सबसे पहले अपने चैप्टर स्टोन एज से आज के पीवाईक्यूज़ को लगाना शुरू करेंगे। तो आज का वीडियो आपका कंप्लीटली बेस्ड होगा स्टोन एज के कुछ प्रश्नों पर, जिसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से इस पीवाईक्यू सीरीज़ के पहले वीडियो को शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है और अभी 2 साल पहले प्रीलिम्स में पूछा गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको निम्नलिखित युग्म मतलब जो भी मैच किया गया है उस पर विचार करना है और एक बार ये भी देख लेते हैं कि उस उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही है। तो कुल मिलाकर आपको सही जो युग्म है उनको छांटना है, तो आपको इस तरह से इनको पढ़ना है। ऐतिहासिक स्थल एक तरफ दिए गए हैं, ख्याति का कारण एक तरफ दिया गया है। ख्याति इसको नहीं पता आपको कि वो स्थल किस लिए प्रसिद्ध है इतिहास में, क्यों इसको ये स्थल आपका फेमस है, ये पूछा गया है। तो पहले नंबर पे आपको दिया गया है बुर्ज होम। बुर्ज होम आपको अगर पता हो तो ये पाषाण युग का एक प्रमुख स्थल है और ये नव पाषाण युग से मुख्य रूप संबंधित है और यहाँ पर आपको गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब जमीन के अंदर मिट्टी में गुफाओं में लोगों के रहने के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ आपको कब्र के साक्ष्य मिलते हैं जहां पर मानव कंकाल के साथ साथ अन्य वस्तुओं के दफनाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये बुर्ज होम मुख्य रूप से एक नव पाषाण काल का स्थल है। इसके सामने दिया गया है शैलकृत देव मंदिर। तो बेटा अगर आपको पता है कि बुर्ज होम एक नव पाषाण काल का स्थल है, तो ऐसे में पाषाण युग में हमको किसी भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं और आप इसी तरीके से इसका निकाल सकते हैं कि बुर्ज होम में ऐसा कोई शैलकृत देव मंदिर प्राप्त नहीं हुआ होगा। कि पाषाण युग में मंदिर की अवधारणा ही सामने नहीं आई थी। यहाँ तक कि हड़प्पा युग तक आते-आते भी अभी मंदिर की अवधारणा सामने नहीं आई थी। नंबर 2 पे आपका दिया गया है चंद्रकेतुगढ़। ये आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल में चंद्रकेतुगढ़ जो है ये फेमस है एक साइट के रूप में एंशिएंट हिस्ट्री की, जहां पर आपको टेराकोटा कला से निर्मित कई ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अगर इस मैच की बात की जाए तो ये मैच आपका सही दिया हुआ है। इसके बाद नंबर 3 पर आपको दिया गया है गणेश्वर। गणेश्वर आपको पता होना चाहिए कि गणेश्वर आपका राजस्थान में ही स्थित है। राजस्थान में ये एक बहुत फेमस ताम्र पाषाण युग की साइट है, चालकोलिथिक एज की साइट है, जिसमें हमको तांबे की अनेक वस्तुएं और इसी के साथ साथ आहार सभ्यता की भी अन्य वस्तुएं देखने को मिलती हैं। और सामने इसका दिया गया है ताम्र कलाकृतियां, मतलब तांबे की कलाकृतियां बनी हुई मिलती हैं। क्योंकि ताम्र पाषाण काल की साइट है तो तांबे की कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। ये भी आपका क्या है, सही सुमेलित है। अब आपसे पूछा गया है कौन कौन से सही सुमेलित हैं। पहला केवल नहीं है, बाकी दूसरा और तीसरा है। ऑप्शन पर अगर हम ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाएगा डी, कि डी 2 और 3 जो है वो सही सुमेलित है। तो यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है आपका। अब हम आगे कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अब अधिकतर प्रश्न आपको इन वीडियोस में स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स के देखने को मिलेंगे क्योंकि हमारा फोकस अब रहेगा स्टेट पीसीएस पर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका 66 बीपीएससी री एग्जाम 2020 से है। साथ ही साथ इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आपको उत्तराखंड पीसीएस 2006 में भी दिखाई पड़ेगा। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसे पूछा गया है प्रथम मानव जीवाश्म भारत में किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिए, प्रथम
मानव जीवाश्म तो भारत में लंबे समय तक मिलते चले आ रहे थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शिवालिक श्रेणियों के आसपास आयादी से पहले हमको कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जहां पर रामापिथेकस, शिवपिथेकस आदि का नाम लिया जाता है और ये माने जाते हैं कि पाकिस्तान की सोहन घाटी के आसपास प्राप्त हुए थे। तो एक लंबे समय तक अवधारणा बनी रही कि शिवालिक श्रेणियों में प्राप्त ये मानव कंकाल ही सबसे प्रथम या प्राचीन थे, लेकिन इसके पश्चात एक और खोज होती है हमारे सामने 1982 में। अरुण सोनकिया, क्या नाम है, अरुण सोनकिया, इनके द्वारा एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के आसपास नर्मदा घाटी से एक मानव कंकाल की प्राप्ति की और इसके बाद जब उसका टाइम निकाला गया तो इसके बाद मालूम चला कि ये अब तक का भारत में प्राप्त सबसे प्राचीन मानव कंकाल है। अब चूंकि आपसे पूछा गया है प्रथम मानव जीवाश्म, तो यहां पर आप जो है सही सही आंसर लगाएंगे नर्मदा घाटी। और अगर आपको कंफ्यूजन भी हो तो शिवालिक या सोहन घाटी का आपको कहीं भी ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, तो आपका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा सी। एक सिंपल वनडे एग्जाम का क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूजन आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए आप आई होप समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन बहुत ही ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले देखिए कहां पर आया हुआ है। मेनली लोअर पीसीएस में 2004 2008 दो बार पूछा गया है प्रश्न, और इसके अलावा कई स्टेट पीसीएस में कई बार इसमें आपको यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप, शब्दों पर ध्यान दें, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा है, कहां की बात कर रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप की। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आपको बताना है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। अगर भारतीय केवल भारत का शब्द लिखा होता तो निश्चित तौर पर आज के पाकिस्तान या भारत के आस पड़ोस के क्षेत्रों में, देशों में कोई स्थल है तो वो इससे बाहर हो जाता, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप की बात लिखी हुई है, इसका मतलब ये चीज साफ है कि वो भारत और इनके सराउंडिंग नेशंस की बात कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और आस पड़ोस के कुछ नेबरिंग कंट्रीज भी शामिल है। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के पूछे गए हैं। आमतौर पर हमें पता होता है कि मेहरगढ़ जो स्थल है, जो आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिला है, वहां पर आपको सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। लगभग 8000 बीसी के आसपास नवपाषाण काल में कृषि के कई हमको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका उत्तर सी सही नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन बी दिया हुआ है लहुरा देव, ये आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर अब जो हमको साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, इसका समय काल निकालने में पता चलता है कि ये अराउंड 9000 बीसी के आसपास के हैं। तो नवपाषाण काल के बिल्कुल आरंभिक चरण में हमको उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से कई कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होना लाजमी है, और अक्सर जो है स्टेट पीसीएस के वनडे एग्जाम्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस में यूपी बिहार में कई कंफ्यूजिंग प्रश्न आते हैं, जहां पर उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं और आगे चलकर आयोग द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कमीशन ने, आयोग ने सी को सही उत्तर माना है, लेकिन आधुनिक निष्कर्षों से ये चीज निकल कर आ चुकी है कि आपका सही उत्तर है बी, क्योंकि यूजीसी द्वारा लहुरा दे को ही सबसे प्राचीन कृषि का साक्ष्य माना गया है, स्थल माना गया है, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूं कि बी या सी में कोई भी उत्तर सही हो सकता है, लेकिन फिर भी आप आधुनिक जो चीज है, जो आप जिसकी पुष्टि हो चुकी है, उसको सही मानकर चलिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है आरएएस यानी राजस्थान के स्टेट पीसीएस में 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था प्रीलिम्स में। क्वेश्चन अच्छा है, इसमें पूछा गया है आहड़ सभ्यता। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि ताम्रपाषाण काल की यह सभ्यता थी और मूल रूप से उत्तर पूर्वी सॉरी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में सभ्यता फैली हुई थी, और यहां पर इसके विषय में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को कहा गया है। आपसे कुल मिलाकर पूछा गया है सही विकल्प का चयन कीजिए, मतलब कौन से सही है इनमें से स्टेटमेंट, ये पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आहड़वासी मतलब इस सभ्यता के निवासी तांबा गलाना जानते थे। देखिए, तांबे को मेल्ट करना जानते थे। देखो, आपको पता होना चाहिए कि आहड़ सभ्यता मुख्य रूप से आपकी एक ताम्र पाषाण काल की सभ्यता है। मुख्य रूप से आहड़ राजस्थान में, मालवा कल्चर और इसके अलावा महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर, ये तीन ही सबसे महत्वपूर्ण कल्चर माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ कायथा कल्चर का नाम भी सामने आता है। तो ये 3 से 4 आपके पश्चिमी भारत कह सकते हैं, जहां पर
ये ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियां आपकी सामने आती हैं लगभग 3000 से लेकर के 1500 बीसी के आसपास। अब चूंकि ये ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियां हैं और इनका नाम ही इनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली धातु ताम्र या तांबे के नाम पर रखा गया है, तो ऐसे में डेफिनेटली आहड़ सभ्यता के लोग भी तांबे से परिचित होंगे। तांबे की कई हमको ऐसी चीजें प्राप्त हुई हैं जो तांबे को बिना मेल्ट किए नहीं बनाई जा सकती। ऐसे में ये तांबे को गलाना जानते थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया आपका सही। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ये लोग चावल से परिचित थे। अब यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये परिचित थे या नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे मोटे तौर पर तो यहाँ पर हमको आहड़ सॉरी यहाँ पर दिया परिचित नहीं थे, तो यहाँ पर अगर आप वो देखेंगे तो मोटे तौर पर आपको आहड़ सभ्यता से कई स्थलों से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में चूंकि यहाँ शब्द यूज किया है नहीं, तो यह स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि वहां पर चावल की कृषि होती थी, ऐसे कई साक्ष्य हमको मिले हैं। नंबर 3 का कह रहा है धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। तो कुल मिलाकर आपको ये बताना है कि क्या उस समय धातु का जो काम है या उसको गला करके अन्य चीजें बनाने का जो कार्य है वो अर्थव्यवस्था का एक भाग था। और डेफिनेटली ये सभ्यता एक तांबे पर आधारित थी और तांबे की अनेक वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर तांबे की मूर्तियां, औजार, घरेलू उपकरण को बनाने में लगा हुआ था। दैट्स व्हाई यह आपका स्टेटमेंट हो गया सही। इसके बाद चौथा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है यहां से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काले लाल रंग के हमको रेड एंड ब्लैक पॉटरीज भी मिलती हैं और इन पर व्हाइट कलर से कुछ डिजाइन बनाई भी हुई हैं। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट भी आपका हो गया क्या बेटा? सही। तो पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, जबकि केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है? गलत है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे इसका आंसर क्या है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है 1, 3 एंड 4 यही आपका क्या है? सही उत्तर है। बाकी सभी में आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा? ए। तो यहां पर निकाल लिया हमने आंसर ए। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। आरएएस राजस्थान में प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका यूपीपीसीएस के मेंस में 2005 में पूछा गया था। आपको पता होना चाहिए यूपीपीसीएस में अभी कुछ वर्षों के पहले की अगर हम बात करें तो वहां पर मेंस भी ऑब्जेक्टिव होता था और वहां पर अच्छे स्तर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते थे। कह रहा है बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। इस शब्द को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पर दो शब्द निकल कर आते हैं, बृहत और पाषाण। दो शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। बृहत का मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो विशाल पत्थर, अब इन दो शब्दों से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं महापाषाण काल की। महापाषाण काल क्या है? दक्षिण भारत में लगभग 1000 ईस्वी के ईसा पूर्व के आसपास एक नई संस्कृति का प्रचलन होता हुआ दिखाई पड़ता है। हमको कई ऐसी साइट्स मिली हैं जहां पर महापाषाण अर्थात पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को रख करके वहां पर कब्र को बनाया गया है। मतलब एक व्यक्ति को दफना कर मरने के बाद उसके ऊपर पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानों को रखा गया है। दैट इज वाई इन आकृतियों के चलते हमने इसको नाम दे दिया महापाषाण, जिसका बिगड़ा हुआ नाम एक ये भी है, बृहत पाषाण। ठीक है, तो अब पूछा गया है इन स्मारकों मतलब इन्हीं कब्रों की बात कर रहा है कि पहचान कैसे की गई। सन्यासी गुफाओं के रूप में? गलत। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में? बिल्कुल सही, क्योंकि यही कब्र है। मंदिर के रूप में? मंदिर अस्तित्व में यहाँ पर नहीं थे। उपयुक्त में कोई नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, तो आपका उत्तर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। अगेन सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1997 से पूछा गया है। आगे चलकर कई अदर वनडे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ताम्राश्म काल। ताम्राश्म काल बेसिकली आपका वही चालकुलिथिक एज की बात कर रहा है। में महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र मतलब मैंने आपको अभी बताया 3 तरह के अलग अलग कल्चर सामने आते हैं। एक तो हो गया आपका अहाड़, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दूसरा हो गया आपका मालवा, और तीसरा आपका हो गया कौन सा? जोरवे। ये जोरवे कल्चर है, इसी का विकास आपका जो है पश्चिमी महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में हुआ था। और जोरवे इस संस्कृति की सबसे बड़ी साइट थी, सबसे बड़ा स्थल था। इसके अलावा यहाँ पर जोरवे कल्चर में आपको इनाम गांव भी देखने को मिलता है,
ठीक है, तो ऐसी हमको कुछ और साइट भी देखने को मिलती हैं। अब इस महाराष्ट्र या जोरवे कल्चर के बारे में कह रहा है कि मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो यहाँ पर इस कल्चर की विशेषता ये थी कि वहां पर मृतकों को अलग किसी कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाता था, बल्कि अपने ही घर में, अपने ही आंगन की फर्श के नीचे दफनाते थे। हाँ, वहां पर एक विशेष पद्धति फॉलो होती थी कि जो अधिकांश अधिकांश क्या, जो सभी कब्र हमको मिली हैं, उसमें कब्र में जो आदमी का सर है वो एक दिशा में है और पैर एक दिशा में है। अगर मैं बात करूं कि वो किस दिशा में है, तो यहाँ पर सर आपको हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है और जो पैर है वो दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से नॉर्थ एंड साउथ करके घर की फर्श के नीचे सब कब्रों को दफनाया गया है। यही आपसे पूछा है किस दिशा में दफनाते थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर यानी नॉर्थ से दक्षिण यानी साउथ की ओर। तो ए हो गया आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, अगेन सिंपल क्वेश्चन है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको करा दिया। अब बढ़ते हैं आपके आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगेन सिंपल है, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2010 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में इसको डिस्कस भी किया था कि नवपाषाण काल में और इसके अलावा कई बाद के समय में भी जो है कई हमको ऐसी कब्र प्राप्त हुई हैं जहां पर मनुष्य को दफनाने के साथ साथ कब्र में उसके द्वारा यूज की जाने वाली कई वस्तुएं, जैसे वो पॉटरीज भी हो सकती हैं, कोई अन्य औजार हो सकता है, कोई उसका टूल हो सकता है, ऐसी चीजें दफन होने का साक्ष्य मिली है। साथ ही साथ हमको नवपाषाण काल की एक साइट से हमको वो एक व्यक्ति के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 अलग-अलग ऑप्शन दिए गए हैं और मैंने आपको बताया था मेनली 2 ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर आपको गर्तावास और ऐसे सब कब्र मिली हैं और वो साइट्स हैं दोनों जम्मू कश्मीर में, आज के कश्मीर में, और उनका नाम है बुर्ज हूम और गुफ़ करार। बुर्ज हूम और गुफ़ कराल ये 2 साइट्स हैं। इसके साथ ही साथ बुर्ज हूम एकमात्र साइट है जहाँ पर आपको व्यक्ति के साथ-साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, जहां पर हम स्टोन एज के बाद स्टोन एज के अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे और लगेंगे तो मैं वही करवाऊंगा। साथ ही साथ हम अब हड़प्पा काल पर मूव करेंगे, जहां पर हम स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।